Hello everyone. Let's start our today's discussion. I'm your tutor Oवैस मिर्चावाला for this course. कोर्स की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं. आज की क्लास का मकसद ही है कि थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन और थोड़ा कोर्स का इंट्रोडक्शन कि कोर्स किस बारे में है और हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे. मैं वेस्ट मिर्चावाला फैकल्टी एंड डायरेक्टर हूँ एट मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी. हम ईसीसी के अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर हैं और टिल नाउ मिर्चावाला इंस्टीट्यूट की मोर देन 200 नेशन वाइड पोजिशंस हैं. जो मैं कह सकता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसके पास इतना बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट होगा. यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बराबर में इंडिया हो, नेपाल हो, यूके हो, गल्फ रीजन हो, मिर्चावाला का फुटप्रिंट मोर देन 60 प्लस कंट्रीज में है. तो अभी जिस इंस्टीट्यूट में आप बैठे हुए हो, ये मैं ये कह सकता हूँ कि ईसीसी का बेस्ट इंस्टीट्यूट है. नॉट ओनली इन कराची बट ग्लोबली इसका जितना फुटप्रिंट है शायद ही किसी इंस्टीट्यूट का होगा. और जाहिर है हमारे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है कि यहाँ से इतनी बड़ी एक सर्विस दी जा रही है फॉर द ईसीसी क्वालिफिकेशन. अभी भी क्लास में जितने बच्चे इन पर्सन बैठे हुए, इससे बहुत ज्यादा बच्चे ऑनलाइन भी बैठे होंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस के जरिए तो बहुत ही ज्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं. ऑलमोस्ट एक साल के अंदर मिर्चावाला से, या मैं एक क्वार्टर बोलूं तो एक क्वार्टर में अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स एसी से क्वालिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं थ्रू आउट मल्टीपल कंट्रीज. सही. अच्छा, अब अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 15 इयर्स और तकरीबन 40 प्लस मेरे अपने स्टूडेंट्स की नेशन वाइड पोजीशंस हैं. इसी तरह आप लोगों की तरह क्लास में बैठे हुए बच्चे पोजीशंस लेकर आते हैं. लेकिन आप लोग एक बड़ी क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज एसीसीए, चार्टेड अकाउंटेंसी है. जाहिर है मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा लो कि जो बंदा चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है तो फैमिली में, मोहल्ले में उसकी एक अलग ही एक रिस्पेक्ट होती है कि भाई ये चार्टेड अकाउंटेंट बनकर आए हैं. तो क्वालिफिकेशन बड़ी है तो मेहनत भी ज्यादा होगी. सिर्फ 13 ही पेपर है, टोटल 13 ही एग्जाम्स हैं. तो हर हर पेपर बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है. यानी समझो हर पेपर जो पास होगा तो समझो तुम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के करीब 7-8% करीब आ जाओगे. कि भाई अगर 100% को न्यूमरेटर में रख दूं और 13 पेपर से डिवाइड कर दूं तो हर पेपर करीब टोटल का 7-8% है. तो एक एफर्ट करनी है. सर ये क्वालिफिकेशन कितने अरसे में हो जाएगी? तो बेटा इसी रूम में बैठे कुछ बच्चे 1.5 साल में भी कर लेंगे और कुछ बच्चे आएंगे तो अपने से लगने लग जाएंगे, जाते ही नहीं है. 5-5, 6-6 साल लगे रहते हैं. लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ो तो 1.5 ईयर 2 ईयर इज अ वेरी आइडियल टाइम टू कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन. और ये क्वालिफिकेशन सिर्फ एसीसीए नहीं कर रहे, आप याद रखना. 9 पेपर्स के बाद ग्रेजुएशन का रास्ता खुल जाता है. एसीसीए की कंप्लीशन पर मास्टर्स इन कॉमर्स की इक्विवेलेंसी मिल जाती है. आगे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एमएससी करना है तो उसके लिए सिर्फ 3 एग्जाम्स और देने हैं. तो इट इज नॉट जस्ट वन क्वालिफिकेशन विच यू आर परसुइंग, ये पूरा रूट है, एक पूरा पैकेज है जो आप परसू कर रहे हो. और ऑब्वियसली जब इतना सब कुछ हासिल करने निकले हैं कितने अरसे में, 2 साल में, तो मेहनत भी बहुत ज्यादा होगी. आपके वो दोस्त जो ग्रेजुएशन करने गए हैं कितने साल का, 4 साल का, बेटा वो 4 साल बाद ग्रेजुएट होकर निकलते हैं. जब तुम 2 साल बाद यहां से जाओगे तो तुम यहां से इसी से क्वालिफिकेशन लेकर जाओगे, तुम ग्रेजुएशन लेकर जाओगे, तुम मास्टर्स लेकर जाओगे. तो वो काम जो अगला बंदा 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर्स 6 साल में करता है, वो काम यहां तुम कितने अरसे में कर रहे होगे, 2 साल में कर रहे होगे. बहुत हो गए, 2-2.5 साल कंप्लीट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली जो काम 6 इयर्स में करना है अगर 2 इयर्स में कर रहा हूं तो मेहनत तो होगी, मेहनत तो होगी. अब किसी ने ये बोला कि सर एसी से क्वालिफिकेशन तो मुझे मुश्किल लगती है, तो भाई चार्टेड अकाउंटेंसी है, बनी ही मुश्किल होने के लिए, आसान होने के लिए. तो ये सफर था ही नहीं. तो क्या करनी है भाई, एफर्ट करनी है. और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे विजन क्लियर करके चलना है कि मुझे बनना क्या है. अक्सर बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन नहीं आ रही. अक्सर बच्चे क्या कहते हैं सर, तो मैं कहता हूं पहले एंड रिजल्ट के बारे में सोचो. हम तो जब पढ़ रहे थे हमें एंड रिजल्ट ही अट्रैक्ट करता था. रोड पे चलती हुई बड़ी गाड़ी नजर आ रही है, महंगा आईफोन नजर आ रहा है, अगर फिर भी मोटिवेशन नहीं आती तो जो आपके सेल हैं बेटा वो वीक है.
फिर तो बंदे को नजर ही नहीं आ रहा, ही इज वीक। यानी आज भी अगर मुझे कोई बोले कि वैस साहब सुबह सुबह क्लास लेने आ रहे हो, क्या मोटिवेट कर रहा है, तो फिर अगेन जिंदगी में कोई नया टशन है कि अब ये खरीदना है, अब ये गाड़ी लेनी है, अब ये घर लेना है। अगर ये नहीं होगा तो मोटिवेशन भी, तो हमेशा किसके बारे में सोचना है, एंड रिजल्ट। एक बहुत छोटी सी मिसाल से बात शुरू करूंगा और फिर डिटेल में जाएंगे। आज का मकसद हमें अपने कोर्स को एक्सप्लोर करना है। एक बड़ी बेसिक सी मिसाल है। कई साल पहले इमरान खान साहब पहला कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, शौकत खानम। तो एक बड़ी उन्होंने तहरीक चलाई थी, डोनेशंस रेज हो रहे थे हॉस्पिटल के लिए। नॉट अ पॉलिटिकल टॉक, इमरान खान पर बात नहीं कर रहा, 3 मजदूरों पर बात करूंगा। तो 3 मजदूर हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर काम कर रहे थे, भी बन रहा था हॉस्पिटल। तो तीनों क्या कर रहे थे, वो जो सरिया होता है, रॉड्स, वो तोड़ रहे थे। हथौड़ा मारते हैं और तोड़ रहे। सुबह सुबह का वक्त है, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। एक से पूछा भाई क्या कर रहे हो, एक से पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो उसने कहा नजर नहीं आता, सरिया तोड़ रहा हूं। आंखें खराब है, सरिया तोड़ रहा हूं यार। मैं कहा ओके भाई, नाराज क्यों हो रहे। दूसरे से पूछा, बोला क्या कर रहे हो, बोला जो सामने हॉस्पिटल है वो मैं बना रहा हूं। वो भी तोड़ सरिया ही रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, बोलो सामने जो हॉस्पिटल है वो मैं। तीसरे से पूछा, बोला तुम क्या कर रहे हो, बोला पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल मैं बना रहा हूं। तीनों ही क्या कर रहे थे, तीनों ही वो रॉड तोड़ रहे थे। एक क्या बोल रहा है, सरिया तोड़ रहा हूं, रॉड तोड़ रहा हूं यार, नजर नहीं आ रहा। दूसरा क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल बना रहा हूं। तीसरा क्या बोल रहा है, पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम मैं बना रहा हूं। क्या तीनों को सुबह उठते हुए एक जैसी मोटिवेशन होती होगी या अलग अलग होती होगी, अलग अलग, अलग अलग। तीनों ही वही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों ने बेटा अपनी जिंदगी में क्या ढूंढ लिया, अलग अलग पर्पस ढूंढ लिया, वो वजह ढूंढ ली जो उन्हें सुबह क्या कर रही है, बोलो मोटिवेट कर रही है। बेटा डेड लोगों की तरह नहीं पढ़ना, जिंदा लोग चाहिए, लाशें नहीं, एक्टिव हो जाओ। तीनों ने क्या ढूंढ लिया, पर्पस ढूंढ लिया। तो ऐसे ही मैं किसी से पूछूं भाई क्या कर रहे हो, तो बोला सर पढ़ रहा हूं, नजर नहीं आ रहा, मजबूरी है, माँ बाप ने बोला है थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है। ये भी एक पर्पस है भाई, ये भी एक पर्पस है ना, या नहीं है। दूसरे से पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोला इसी से कर रहा हूं, चार्टेड अकाउंटेंट बन रहा हूं, ये भी एक पर्पस है। तीसरे से पूछा भाई तू क्या कर रहा है, तो क्या बोलता है, बोला फ्यूचर का सीएफओ हूं सर, आपको नजर नहीं आ रहा, यूनिलीवर का सीएफओ हूं मैं, ईवाई का पार्टनर हूं। बेटा इसकी जो मोटिवेशन होगी वो अलग नहीं होगी। इमरान खान जब पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं जीतता था ना इलेक्शन में, तब भी पता है क्या खड़े होके बोलता था कि मैं वजीर आजम बनूंगा। अरे लोग हंसते थे यार। मैं बता रहा हूं, आप लोग तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, वैसे तो मेरी आपकी उम्र में ज्यादा फासला नहीं होगा, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट 98 99, अरे वो बंदा इलेक्शन में एक सीट भी नहीं जीतता था, अपनी भी सीट हार जाता था, तो भी बोलता पता है क्या था, मैं वजीर आजम बनूंगा। 2000 के अंदर जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और उसको पॉलिटिकल कंसोर्शियम चाहिए था, तो इमरान खान साहब को बोला भाई इतनी सीटें ले लो, बोला इतनी सीटें तो ले लूंगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अबे तू जीता क्या है, प्राइम मिनिस्टर कहां से आ गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 180 से ज्यादा सीटें चाहिए थी, अभी है कितनी पास, एक भी नहीं है पूरी, और बोल क्या रहे हो। बेटा ये वो विजन था, जितना भी पॉलिटिकल इख्तिलाफ हो, लेकिन ये वो विजन था जिसने उस 65 ईयर से ज्यादा बड़े आदमी की एज को ये मोटिवेशन दी हुई थी। अपने 65 ईयर के पेरेंट्स को देख लो जाकर। मैं तो कहता हूं अपने माँ बाप को यार, उसको देखो, अपने आप को देखो, वॉट एवर एनर्जी तो है यार, वो पर्पस। इतनी एनर्जी तो शायद मेरे और तुम में भी नहीं है आज, जितनी एनर्जी उसमें। वो एनर्जी इंसान को क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो आज सबसे पहले पहली क्लास है, क्या सेट करना है, पर्पस सेट करना है। क्यों आ रहा हूं सुबह उठ के, क्योंकि मैं तो कभी सुबह 9:30 क्लास भी लगाऊंगा भाई, कभी सुबह भी लगा रहे हैं, कभी शाम में भी हो रही है, लेकिन क्या चाहिए होगा, एक पर्पस चाहिए होगा। तो सुबह 8 बजे क्या सुबह 6 बजे उठने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। डन हो गया भाई। अब बेटा ये जो पेपर हम पढ़ रहे हैं बिजनेस टेक्नोलॉजी,
ये बड़ा ही मजेदार पेपर है। इस पेपर के लिए एक बात बोल दूं, अगर आप मेरी क्लासें ले रहे हो तो ये पेपर सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ना। क्या बोला? सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ना, 90 मार्क्स लाने के लिए भी मत पढ़ना। तो सर क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी हर क्लास तुम्हारी जिंदगी पर एक इंप्रेशन छोड़कर जाए। यानी रोज जब तुम घर जाओ ना और तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करें तो उन्हें लगे कि हाँ यार ये किसी से पढ़ के आ रहा है, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई मैंने अपना हक हलाल कर दिया कि मैंने पढ़ा दिया। इसकी हर क्लास तुम्हारी लाइफ पर क्या डालेगी? इंपैक्ट। इसमें टॉपिक्स क्या है ये तो देखो। कम्युनिकेशन, बात कैसे करनी है। जिसको बात नहीं करने आती उसकी घरेलू जिंदगी भी खराब है, उसकी लाशों, उसकी घरेलू जिंदगी भी खराब है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब है। सारा मसला कम्युनिकेशन ही तो है। किसी की भलाई कर रहे होते हैं, उसे लग रहा है उसके लिए जुल्म कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सारी गेम क्या है? ये अल्फाज की सिलेक्शन है। सारी गेम क्या है ये? व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग। तुम्हारी जेब में प्राइम मिनिस्टर का कार्ड पड़ा हो, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना, पुलिस वाला तुमसे बात नहीं करेगा, वो चालान काट देगा, बोला जो होगा देखा जाएगा। और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है, तुम्हारे पास किसी का कार्ड ना हो, सिर्फ तुमने क्या करना है, एक बात ही तो तरीके से करनी थी जिसकी कोई कॉस्ट नहीं थी, जिसकी कोई कॉस्ट, सिर्फ क्या थे? सिलेक्शन। बोलो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बेटा आज तुम टीचर से डील कर रहे हो, अपने दोस्तों से डील कर रहे हो, यही डीलिंग कल तुम्हारे बॉस और मैनेजर के साथ होगी। अगर तुमने आज अपने आप को कम्युनिकेशन के लिए ट्रेन नहीं किया तो कल तुम एम्प्लॉयर के साथ भी वही मामला रखोगे। हम तो तुम्हारे टीचर है, माफ कर देंगे। हम तो ये सोचते ना बच्चा है यार छोड़ो, हम क्या सोचते हैं? बच्चा है। लेकिन क्या तुम्हारा एम्प्लॉयर ये सोचेगा? तो फौरन गेट आउट भाई, बात ही नहीं है। या तुम्हारे पास से अच्छे काम ले लेगा, तुम्हें ग्रोथ नहीं देगा। तो तुम्हें आज से अपने आप को किसके लिए ट्रेन करना है? बोलो, अ गुड कम्युनिकेटर। वो कम्युनिकेशन कैसे होगी वो ये सब्जेक्ट बताएगा। मोटिवेशन क्या होती है ये सब्जेक्ट बताएगा। पर्सनैलिटी क्या होती है ये बताएगा। आईटी क्या है, ऑडिट क्या है, इदारा कैसे बनता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ओ लेवल्स और ए लेवल्स करके आए होंगे, आए हैं भाई। आप लोगों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन पक्की बात बोल रहा हूं, अब जो पढ़ोगे और पहले जो पढ़ा था उसमें बहुत फर्क होगा। इसलिए नहीं कि वैसे कोई अलग आदमी अलग पढ़ाएगा, नहीं, पहले भी तुम्हें यही सब पढ़ाया गया है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम मिच्योर हो रहे हो। जितने मिच्योर होगे ना, वो बातें दिल पर लगेंगी। जैसे कहते हैं ना, वक्त के साथ जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, तो ऐसा लगने लगेगा कि माँ बाप सही बोलते हैं। यकीन करो, अभी माँ बाप बोलते हैं ये करो ये ना करो, बाप बार बार टोकता है, तो कल जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हें क्या लगेगा? अब यार अपना बाप सही बोलता था यार। तो ऐसी जैसे जैसे तुम मिच्योर होगे, तुम्हें बिजनेस रियलिटी, और फिर इसके अंदर तुम पढ़ोगे इकोनॉमिक्स। क्या इकोनॉमिक्स? तुम्हें फिर आज अपने मुल्क के मसाइल समझ आएंगे, चाहे तुम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो। भाई हमारे यहाँ तो जिसको इकोनॉमिक्स आती है नहीं आती, बात तो सभी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स पर बात होगी, समझ आएगा, डिबेट होगी। सही। और एक बात जो मैंने कही, बेटा अब जिस लेवल पर तुम बैठे हो, तुमने मेरे साथ क्या करना है? आर्ग्यूमेंट करना है, डिबेट करनी है कि सर ये जो आपने बोला ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। लाइफ में यहां ये चीज ऐसे होनी चाहिए। बेटा आपको क्या करना है? आर्ग्यूमेंट करना है। तभी तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी? क्लैरिटी आएगी। कम्युनिकेशन पर अगर मैं बात करूं, सुनिएगा, किस पर बात करूं? कम्युनिकेशन पर। बड़ी एक बेसिक मिसाल दे देता हूं कम्युनिकेशन को लेकर, हमेशा देता हूं। जो पुराने कुछ बैठे होंगे, पुराने चावल, तो उन्होंने पहले सुनी भी होगी। यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर मिसाल है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू सेलेक्ट द राइट वर्ड्स। एक बादशाह था, ऐसी कहावत वाली कहानी। एक बादशाह था, रात में ख्वाब देखता है कि किसी ने उसके सारे दांत तोड़ दिए हैं। क्या?
एक बादशाह क्या देखता है, एक ड्रीम देखता है कि किसी ने उसके सारे दांत, एक दिन देखा, छोड़ दिया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, रोज यही देख रहा है। बोला भाई अजीब मामला है, रोज दांत तोड़ देता है, फिर हाथ लगाता हूं तो आ जाते हैं, क्या है भाई ये, अजीब मामला है। तो ज्योतिष को बुलाया, ज्योतिष, ज्योतिष कौन होता है भाई, नजूमी, प्रेडिक्टर। बोला यार ये कोई रोज आता है दांत वांत तोड़ देता है यार, अजीब मामला है यार, ये ख्वाब का मतलब क्या है, ड्रीम का इंटरप्रिटेशन क्या है, ड्रीम की। तुम लोग इतने डेड पीपल हो, मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में। ड्रीम की इंटरप्रिटेशन क्या है ये बता दो। ज्योतिष ने कहा सर ख्वाब बहुत बुरा है, ना सुनो, ना सुनो, इंटरप्रिटेशन नॉट गुड, इंटरप्रिटेशन। अरे बादशाह ने कहा जवाब देता है अभी लटकाऊं, मरना है, जवाब दो। बोला बादशाह सलामत, इसका मतलब यह है कि आपकी आंखों के सामने आपके सारे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा, आपकी आंखों के सामने आपके सारे खानदान को। इसने बोल दिया, सारे सुन रहे, अभी इसने क्या बोल दिया, बादशाह का तो चेहरे का रंग बदल गया। बोला मेरे खानदान को मारोगे, मेरे खानदान को मारोगे, और तुमने ये बताया है। बोला ले जाओ इसे, कल सुबह इसे काट देना, गया मार दो इसे। अरे ज्योतिष ने कहा मेरा क्या कसूर, ख्वाब तुमने देखा, मैंने तो सच बताया। बोला क्यों बताया, दूसरे ज्योतिष को लाए, बोला ये ख्वाब है बता, और पहले बता दिया। बोला देख पहले वाले ने ये बोला था, वो रेडी है मरने के लिए, सोच के बोलना, और बोला झूठ बोलेगा तो भी मार देंगे। अब बोल रहा है यार क्या बोलूं यार, सच बोलूंगा तो मरना है, झूठ बोलूंगा तो भी मरना है। सोचा सोचा, और पता है क्या बोलता है, बोला बादशाह सलामत बहुत औसम, बेहतरीन ख्वाब है, ऐसा ख्वाब नसीब वाले देखते हैं। अरे बादशाह हैरान, पिछला क्या बोल रहा था, वो बहुत बुरा है, ये क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा है, गेम क्या है। बोला वो तो बोल रहा था, बोला वो पागल है, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा है। बोला क्या मतलब, बोला बादशाह सलामत इस ख्वाब का मतलब है कि आपकी उम्र, आपकी एज आपके खानदान में सबसे लंबी होगी। नहीं समझ आई तुम्हें बात, जब बादशाह की उम्र सबसे लंबी हो गई तो बाकियों की रिलेटिवली छोटी हो गई, बाकियों ने फिर मरना है। सिर्फ क्या बदल दिए बेटा, अल्फाज, अल्फाज, ये तुम्हारी जिंदगी पर इंपॉर्टेंट है। सोचो रोज तुम जिससे डील करते हो एक बादशाह है, और तुम एक प्रेडिक्टर हो जो तुम उसे उसके मुस्तकबिल बताते हो, बस तुम अल्फाज गलत सेलेक्ट करते हो एंड यू आर डन। ये कम्युनिकेशन, ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ये बॉडी लैंग्वेज, more than 75% of your message is communicated through non-verbal communication. क्या बोला मैंने, more than 70, अबे बोल यार, 75% of your message is communicated through non-verbal communication. What is non-verbal? This body language, these hands, योर जेस्चर, पॉस्चर, जेस्चर क्या है, बॉडी पार्ट, पॉस्चर क्या है, ओवरऑल चाल। ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, हाँ सर 1 लाख रुपए सैलरी दे दे, अब इसको 10,000 नहीं देगा कोई। तुम्हारी ड्रेसिंग, ये तुम्हारा गुरूर है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे तो सब आता है, मैं जैसे भी कपड़े पहनकर जाऊं मुझे नौकरी पर कोई रख लेगा। नो नो, समझो एक शर्ट खरीदने जा रहे हो, डिजाइन बहुत अच्छा हो, उसका कपड़ा खराब हो, लोगे? कपड़ा भी अच्छा हो, डिजाइन भी अच्छा हो, उसका बटन टूटा हुआ हो, लोगे? नहीं, थोड़ा निशान लगा हुआ हो, खरीदोगे। समझो तुम्हारा एम्प्लॉयर भी तो तुम्हें बाय करता है ना, तुम्हारे टाइम के पैसे देता है, तो जब तुम फटी हुई शर्ट नहीं लेते तो मैं ये फटा हुआ इंसान क्यों ले लूं। इट इज सो सिंपल यार। बच्चे हमें कहते हैं सर हम इंटरव्यू में गए, सारे सवाल सही दिए, हमें यार वो बुलाया नहीं। तो कितनी बार इंटरव्यू और हमारे दोस्त होते हैं, कॉन्टेक्ट्स में होते हैं, तो हम पूछते हैं यार इतना अच्छा बच्चा था क्यों नहीं रखा। आपको पता है बेटा अजीब अजीब जवाब आते हैं। कोई बोलता है सर ये जीन्स की पैंट पहनकर इंटरव्यू में आया था, है ये जैकेट पहनकर इंटरव्यू में आया हुआ था। अजीब अजीब जवाब आते हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों को हम भेजते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमें पता है क्या बोलते हैं, बोला सर हमारे पास तो पैसे वैसे नहीं, हम बाइक पर जाते हैं तो पसीना और ये सब और वो स्मेल आने लगती है, हम क्या करें? अरे यार क्या नहीं कर सकते यार, 1 घंटा पहले चले जाओ, उधर वॉशरूम तो होगा ना इदारे में, शर्ट चेंज कर लो, परफ्यूम लगा लो। यार मेरे रूम में कोई इंटरव्यू देने आ रहा है जिसको मैं नौकरी पर रख रहा हूं, मिलकर खुशी तो हो, जिससे रोज मिल रहा है उससे पहले दिन मिलकर तो खुशी हो। सीधी बात है ना, पहली नजर में जैसे प्यार हो जाता है, ऐसी इंप्लॉयर भी पहली नजर में फैसला कर लेता है रखना ही नहीं रखना, 40-50% तो वहीं फैसला हो जाता है ना, सीधी बात है। अब तुम जा रहे हो बुरे हाल में, फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो यार मुझे क्यों नहीं रखा गया, तो तुम्हारे से एक मीटिंग करी बड़ी बात है। तो बेटा अब ये सब इस सब्जेक्ट में, अब माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसीसी में पढ़ते रहोगे, बहुत पेपर है, ये मुस्तफा मिर्चा वाला तुम्हें पढ़ाते रहेंगे चीख चीख के, अहमद शफी कॉस्टिंग पढ़ाते रहेंगे, वो सब का ताल्लुक नौकरी लगने के बाद के अमल से है, और इसका ताल्लुक तो नौकरी लगाने से, नौकरी नहीं लगेगी। तो मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, पर्सनल अफेक्टिवनेस, हाउ टू मेक योर सेल्फ अफेक्टिव, हाउ टू मेक योर सेल्फ अफेक्टिव। आप में से कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, हाथ उठाएं, ताकत से हाथ उठाएं। ओके, आप नहीं करते? कभी कभी, रोज क्यों नहीं करते? जो लोग रोज एक्सरसाइज नहीं करते, ज्यादातर का जवाब पता है क्या होता है? सर टाइम नहीं होता। क्या नहीं होता? टाइम नहीं होता। बेटा टाइम होता है, वो प्रायोरिटी नहीं होती। आज डॉक्टर टाइट कर दे तो जाओगे एक्सरसाइज के लिए? जाओगे ना? बेटा हाउ टू मेक योर सेल्फ अफेक्टिव, तुम्हारे पास आज टाइम नहीं है, तुम्हारी ना नौकरी है, ना तुम्हारी शादी है, ना तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है। थिंक अबाउट इट यार, पर्सनल इफेक्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? हाउ टू यूज योर टाइम इफेक्टिवली। तो बेटा ये सब इस सब्जेक्ट के अंदर होगा, वेरी माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट, इसकी डेप्थ में भी एक एक चैप्टर पर बात करेंगे। मेरे पास तो इस पर इतनी बातें, आप मुझे ऑन कर दो और बस बैठे रहो 5-6 घंटे सुनते रहो बस, सही है, लेकिन मैं ऐसा जुल्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको रोज 90 मिनट्स पिया करूंगा, सही है। और मैंने अपनी क्लास पहले इसलिए रखी है ताकि मैं आप लोग को पहले ड्रेन आउट कर दूं पूरा, फिर आप लोग मुस्तफा और अहमद के हवाले हो जाना, सही है। अच्छा बेटा, फिर इसी सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक सेल्फ कंट्रोल भी होगा। ये जो हम में से बहुत सारे लोगों के हाथ से मोबाइल नहीं छूट पाता, ये सेल्फ कंट्रोल की बीमारी है, ये भी इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? कि एक चीज के लिए दिल चाह रहा है लेकिन हम उससे रुक नहीं पा रहे। बेटा अगर आप में आज सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आगे जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, याद रखना। आज तो मोबाइल चलाने का दिल आ रहा है, कल किसी गलत चीज पर दिल आ गया और अपने आप को रोक नहीं सके तो मसला हो जाएगा। भाई कोई ड्रग्स कोकेन वोकेन पर दिल आ गया, बोला पीनी है, तो सेल्फ कंट्रोल रोकना है अपने आप को। तो प्लीज बेटा ये जो लोगों के हाथ से मोबाइल नहीं छूट पा रहा है, बेटा थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रोकना है, जंग करनी है अपने आप से कि नहीं मैं आज इस्तेमाल नहीं करूंगा, सही है, थोड़ा लड़ना है अपने आप से। अच्छा बेटा, अब इस कोर्स पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो मैंने स्टार्ट में बात करी बेटा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने मोटिवेशन के साथ पढ़ना है। देखें आज टेक्नोलॉजी का दौर है बेटा, आपके पास आज जो सहूलत है ना, यकीन करो ये पुराने जमाने के बादशाहों के पास भी नहीं थी। अभी मैं रिसेंटली हज पे गया हुआ था, तो जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला आज जिनको लगता है कि हज में तकलीफ है, वो खाली ये सोच लें कि आज जो सहूलत तुम्हें मिली हुई है, 100 साल पहले बादशाह के पास भी ये नहीं हो सकती थी। तुम एसी में बैठे हो, 100 साल पहले एसी और बिजली नहीं थी, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो बेटा ये जो सहूलत है लाइव क्लास की, रिकॉर्डिंग की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, बेटा ये फैसिलिटी है, इसे मिसयूज नहीं करना। बेटा अभी हम इस्लामाबाद मीटअप से रिसेंटली आए, हम लोग पूरी दुनिया में मीटअप्स कर रहे होते हैं, आप यकीन करो 300 400 बच्चा आता है, वो एक ही बात बोलता है कि सर आप हमारे शहर में इंस्टीट्यूट कब खोलोगे, एक ही बात बोलता है। और हम उन्हें क्या बोलते हैं कि कराची में तो हमने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, लेकिन कराची के बच्चे भी थोड़े दिन फिजिकल होने के बाद ऑनलाइन हो जाते हैं। तो बेटा ये अपने साथ जुल्म ना करो, आपके पास ये फैसिलिटी है, जितना हो सके कैंपस आकर पढ़ो। हाँ अगर कैंपस नहीं आ सकते
तो फिर ऑनलाइन की तरफ जाओ। ऑनलाइन क्लास के अपने बेनिफिट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ऑनलाइन का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं। ऑनलाइन के अपने फायदे, आप एक साथ मल्टीपल क्लासेस ले सकते हो, अपने कंफर्ट पर पढ़ सकते हो, सब कुछ है। व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हो, मेरे डायरेक्ट नंबर मैं आप लोग को दे दूंगा। लेकिन जितना हो सके फिजिकली इंटरेक्शन के लिए भी आया करो। लेकिन जाहिर है बेटा, हर शहर में, हर इलाके में ये वाली टीचिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। हमारे मिर्चा वाला की तो आपको पता है खास बात ये है कि मैं खुद एसी से फाइनल्स का टीचर हूं। मैं एडवांस टैक्स, एडवांस ऑडिट पढ़ाता हूं, लेकिन मैं उसके साथ खुद अपना टाइम देता हूं इस बेसिक पेपर को, क्योंकि हमारे मिर्चा वाला का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो बच्चा एसी से स्टार्ट कर रहा है उसको प्राइम फैकल्टी से पढ़वाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं इस लेवल पर किसी भी नए टीचर को कोर्स दे सकता हूं। मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट छोटे पेपर नए टीचर से पढ़वाते हैं, उसकी वजह यह कि बेसिक कोर्स होता है। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग मेन फैकल्टी हमेशा इसलिए उतरती है क्योंकि हमारा ये मानना है कि बच्चे को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत इस लेवल पर है। क्योंकि अगर इधर हमने उसे मोटिवेट नहीं किया, रास्ता नहीं दिखाया, तो वो प्रॉब्लम में है। तो बेटा कोशिश करना है कि अगर आप कराची में हो तो कैंपस आओ, ऑनलाइन हो तो बेटा एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार हमसे लाजमी व्हाट्सएप पर बात करो, मैसेज पर बात करो। क्वेरी तो करते हो, उसके अलावा भी बात क्या करोगे, सर मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये प्रोग्रेस है, एडवाइस कर दें। बेटा हमारे यहाँ मशवरा, काउंसलिंग ये लोग नहीं करवाते। ये भी इस कोर्स में एक टॉपिक है, काउंसलिंग। किसी को पता है काउंसलिंग क्या होती है? किसी को पता है तो बताए जी बेटा। कोई बताना चाहे हाथ उठाएं प्लीज। जी बेटा। काउंसलिंग इन्होंने कहा गाइडेंस, और कोई जी? एडवाइस, एक पाथ दिखाना। खास बात बताऊं, तीनों ही ऑलमोस्ट गलत जवाब है। मशवरा, एडवाइस, भाई एक मिनट भाई, कोई ये नहीं फील करना कि भाई मैं किसी को डांट रहा हूं, मैं ऐसे ही थोड़ा फन करते हैं, सही। अगर आपको बुरा लगे तो बता दो भाई, मेरे साथ मजाक ना क्या करो, सही। खैर बेटा, काउंसलिंग लोग समझते मशवरा, एडवाइस, रास्ता दिखाना, करीब करीब ये गलत जवाब है। आपको पता है ये सारी होती है मेंटोरिंग। काउंसलिंग पता है क्या होती है? किसी के साथ बैठना और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, मशवरा नहीं। मशवरा तो आपने मुझे बोला सर मैं क्या करूं, मैंने कहा बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ। मशवरा मैंने कहा बेटा एसी से कर लो। मशवरा बेटा F1 पढ़ लो, ये मशवरा है। काउंसलिंग ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस? ये करूंगा तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये करूंगा तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये करूंगा तो क्या फायदा है, क्या। बेटा हमारे यहां लोग काउंसलिंग नहीं करवाते, हमारे यहां लोग मशवरा लेने पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जो गलत है। काउंसलिंग के लिए एक जुमला है, टू हेल्प समवन, टू हेल्प समवन इन सच अ वे दैट ही कैन हेल्प हिमसेल्फ। किसी की इतनी मदद करना कि वो अपनी मदद आप कर सके। मशवरा नहीं दे रहा, ऑप्शंस बता रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? बेटा बाहर मुल्क में आप शादी कर रहे होते हो, काउंसलर के पास जाते हो कि काउंसलर भाई शादी कर रहा हूं, काउंसलिंग कर दें। तो बताता है देखो शादी करोगे तो ये फायदे हैं, ये नुकसान है, और नहीं करोगे तो ये फायदे हैं, ये नुकसान है। आपने कहा आपका क्या मशवरा है, शादी कर लूं? उसने कहा किसे करनी है? तुझे करनी है तो फैसला भी तू कर यार, मैं कैसे बताऊं शादी कर लूं नहीं कर लूं? मैं क्या बता सकता हूं फायदे और नुकसान। तो बेटा अब इधर से एक बात पता है क्या चली, कि काउंसलिंग कराने हमेशा काबिल आदमी के पास जाना है। किसके पास जाना है? जो इतना काबिल हो कि उसको फायदे नुकसान पता हो। सिर्फ एक रास्ते के नहीं, मल्टीपल के। अच्छा, अपने मिर्चा वाला में भी काउंसलिंग होती है नीचे, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं है भाई, वो मार्केटिंग है। उसमें तो सिर्फ एसी से ही कराया जाता है। तो वो काउंसलिंग कैसे हुई? काउंसलिंग क्या होती कि उसमें हम आपको बताते कि देखो भाई एसी से भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, सिमा भी कर सकते हो, सीबीए भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। ये 10 ऑप्शन है, ये 10 के फायदे, नुकसान, फायदा, नुकसान, फायदा। फिर बच्चे ने कहा सर अब मैं क्या करूं? तो काउंसलर क्या बोले, ये मुझे नहीं पता, ये फैसला। आपको पता है बाहर पूरी दुनिया में काउंसलिंग एक पेड एक्टिविटी है भाई, पैसे देने पड़ते हैं। अपने यहां मशवरा मुफ्त है, बाकी जगह नहीं है। तो बेटा काउंसलिंग हर अमल में होती है। क्या पढ़ाई करूं, क्या भाई आप अभी पढ़ाई करते हुए सर कौन सा पेपर लूं? फिर नौकरी के वक्त पता है क्या होगा, सर ऑडिट फर्म में जाऊं या कंपनी में जाऊं?
अच्छा सर, ऑडिट फर्म में जाऊं तो एक्सटर्नल ऑडिट में जाऊं, इंटरनल ऑडिट में जाऊं, आउटसोर्सिंग में जाऊं या फॉरेंसिक में जाऊं? अच्छा, कंपनी में जाऊं तो ट्रेजरी में जाऊं या कॉस्टिंग में जाऊं? खाली इसी से करके थोड़ी गई, रास्ता क्लियर है, 50 ऑप्शन होंगे। उन 50 में से बोलो, बोलो, वो कैसे होगा? काउंसलर जो तुम्हें क्या बताएगा? ऑप्शंस, फायदे नुकसान एक्सप्लोर कराएगा। बेटा अब हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, हम काउंसलिंग कराते हैं गलत लोगों से, जिनके पास खुद नॉलेज। एक बच्चा बच्चे से मशवरा ले रहा है, मैं तो बहुत बार बोलता हूं, अब एक बच्चा एक बच्चे से मशवरा ले रहा है जिसका पेपर खुद नहीं निकल रहा, तो बोलेगा अबे बहुत मुश्किल है, छोड़ दे यार। यार सोचो किससे मशवरा ले रहे हो। तो ऑप्शंस एक्सप्लोर कराने के लिए हमेशा काबिल लोगों के पास जाओ, सिर्फ हमारे पास, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आ जाओ। बेटा ऐसे लोग ढूंढो जो आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करा के दें, वो आपको लाइफ में राइट डिसीजंस की तरफ लेकर जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो ये कोर्स एक बहुत आउटस्टैंडिंग कोर्स है, प्यारा कोर्स है ये, लेकिन सिर्फ इस कोर्स में एक बुराई है बेटा, कि बहुत लंबा कोर्स है। बेटा ये कोर्स पढ़ने में जो क्लासें होती हैं इसमें तो 4-5 महीने लग जाएंगे। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आप लोग इस कोर्स को कॉम्बो करके बनाओ। कॉम्बो करके पढ़ने का मतलब क्या है कि कुछ क्लासेस जो बच्चे क्लास में ले रहे हैं, कुछ यहां से हमारे साथ ले ली और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस ले ली। क्योंकि अगर आप खाली क्लासेस पर डिपेंडेंट रहोगे तो 5 महीने लग जाएंगे, और 5 महीने तक बच्चे का कमिटमेंट मेंटेन नहीं रहता। जो बच्चे रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं उनके लिए तो आसानी है, वो तो दिन में 5-5 क्लासें खींच लेते हैं, 30 दिन में डन और पेपर देकर क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे इन पर्सन आ रहे हैं कैंपस, उनको भी चाहिए कि वो क्या करके चलाएं, थोड़ा कॉम्बो करके चलाएं। आपके पास पोर्टल का जैसी एक्सेस आएगा तो रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएंगी, तो आपके पास अवेलेबल होंगी। तो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, बेसिक चैप्टर हैं, वो आपने स्पीड में रिकॉर्डिंग के जरिए कंप्लीट करते हुए चलो। अगर किसी ने पूरा फिजिकल पढ़ना है तो वो भी चलेगा, क्लासेस कहीं नहीं जा रही हैं, सही। अब बेटा इस कोर्स को हम प्राइमरीली 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स का, पहला सेक्शन है एचआर का। दूसरा चैप्टर सेक्शन है कॉर्पोरेट का, जिसमें इदारा कैसे बनता है, गवर्नेंस क्या होती है, ऑडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं। और तीसरा सेक्शन है इकोनॉमिक्स का। 3 सेक्शन हो गए। पहला हो गया एचआर का, एचआर लोगों से कैसे डील करना है, और उससे भी काम की बात, अपने आप से कैसे डील करना है। ये तो आपको पता है ना भाई, लोगों से बाद में डील करोगे, बोलो, लोगों से पहले किससे डील करना है? अपने आप से लड़ना है भाई। बेटा जिंदगी में फेल हो जाते हैं, फेल होना है जिंदगी में, कोई मसला नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद 2 जवाब होते हैं। एक जवाब क्या होता है, मेरे साथ तो होता ही यही है, वही बदनसीब, बेकार, फेल हो गया, पैसे जाया हो गए। और दूसरा जवाब क्या है, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं सीखा हूं यार, आई हैव लर्न। और याद रखना जिंदगी में ये जो फेल होकर तुम कोर्स करोगे ना, ये बहुत महंगे कोर्स हैं। एक जमाने में मैंने स्टॉक्स की बड़ी ट्रेडिंग करी है, तो लोग मुझे कहते थे यार स्टॉक की ट्रेडिंग सिखा दो, तो मैं उन्हें हमेशा कहता था कि ये ऐसा कोर्स है जो अपने पैसे जला के ही सीखते हो। नहीं समझ आई बात? जब तक खुद लॉसेस नहीं करोगे नहीं सीखोगे, जब खुद मार खाओगे तो सीखोगे, ये उसूल है बेटा। तो जिंदगी में फेलियर आएगा, उसको लेकर परेशान नहीं होना, इंपॉर्टेंट ये कि तुम उस फेलियर को डील कैसे करते हो। बेटा मेरी नजर में कामयाब लोगों में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होता है, और वो क्या है? फेलियर तो है, लेकिन फेलियर के बाद उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, और वो क्या है? जिद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रिट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हाट इज ग्रिट? व्हाट इज ग्रिट? जिद पकड़ ली। अब देखो मुझे फेल किया है ना, अब करता हूं ऐसी तैसी, फिर फेल हो गया, फिर अटैक, फिर फेल हो गया, फिर अटैक, है भाई। जिद कर लेना कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा। बेटा ये एक बड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस उठा लो। बेटा आज उवैस मिर्चा वाला अगर एक क्वार्टर के अंदर 2-2.5 हजार बच्चे पढ़ाता है, तो आज सुबह मेरी पहली क्लास थी, तो अम्मी को पता था, तो वालदा ने मुझे कहा कि बेटा याद कर तेरी जब पहली क्लास थी और पहली बार 50 बच्चे हुए थे, तो तू कितना खुश था। घर आ रहे यार 50 बच्चे हो गए आज। तो वो सफर, वो रास्ता बेटा सबने गुजारना है। तो
फेलियर आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आपने ग्रिट के साथ जमे रहना है। तो ये सब चीजें इस कोर्स के अंदर आएंगी, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैटर करेगी। मैंने पहले कहा बेटा, मेरे पास आज बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पूरे 1.5 साल में इसी से कर लेते हैं। सर वो कैसे कर लेते हैं 1.5 साल में? बेटा वो 1.5 साल के लिए सब चीजों को डिस्कनेक्ट करते हैं। बेटा दिन में 5 घंटे अगर आप इस कोर्स की क्लास ले लो, 150 घंटे का कोर्स है। 150 आवर्स को न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में 5 आवर्स रख दो, तो 30 डेज में एक पेपर पास होता है। कोई भी एसीसी का पेपर उठा लो, 150 स्टडी आवर्स हैं, कितने दिन में पास होता है? 30 डेज। 13 एग्जाम है बेटा, 30 डेज 13 एग्जाम, एक एक महीने के हिसाब से 13 महीने में पास हो जाना चाहिए। 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगा लें तो बेटा क्वालिफाई हो जाए। अभी रिसेंटली इस जगह जब रिजल्ट आया, एक स्टूडेंट ने 4 पेपर एक क्वार्टर में पास किया और सबका रिजल्ट 85 से ऊपर था। ये वो वक्त है जब बच्चों से एक इम्तिहान भी पास नहीं हो रहा। क्या बात है यार, इधर इनसे एक नहीं निकल रहा, उसने 4 बड़े पेपर स्किल्स मॉड्यूल के निकाल के दिखा दिए। तो कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। सही बेटा, अब जब हम इस कोर्स पर आते हैं तो थोड़ी सी मेरी पढ़ाने की अप्रोच क्या, अब ये समझिएगा बेटा। देखिए बेटा, ये पेपर है थ्योरी का, थियोरेटिकल पेपर है। मेरी जब बातें आप सुनोगे आपको मजा आएगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। लेकिन पेपर फेल क्यों होता है सर? भाई एक बड़ा अहम सवाल है सर, पेपर। अच्छा भाई, वैसे तो इसका पास रेट 80% पास रेट है, 80% बच्चा पास होता है। लेकिन जो 20% है वो क्यों फेल होता है? 2 रीजन है। या तो उसका कॉन्सेप्ट वीक होता है, या तो उसका, आप क्लास में बैठ गए तो कॉन्सेप्ट तो आपका वीक हो ही नहीं सकता। दूसरा मसला बताऊं जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चा फेल होता है, खास तौर पर हमारा साउथ एशियन बच्चा, और वो है विकेबलरी, अंग्रेजी की कमजोरी, वीक इंग्लिश। बेटा पेपर में सवाल ही नहीं समझ आएगा। सवाल समझ आ गया, चारों ऑप्शंस एक जैसे लगेंगे, अबे तो सारी एक जैसे लग रहे हैं। सोचो कितना बदनसीब है वो, उसको पूरा टॉपिक आता है, सवाल पढ़ रहा है, क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड यूज हुआ है जिसका मीनिंग ही नहीं पता। डन हो गया ना, खत्म, अब बहस ही खत्म हो गई, अब तुक्का ही मारना है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, अब क्या कर लोगे? आर्ग्यूमेंट क्लोज। तो बेटा एक मसला हो गया विकेबलरी, वर्ड मीनिंग, और दूसरा हो गया कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, सुनना बेटा, मैं जो काम करूंगा वो थोड़ा बोरिंग है। मैं पहले तो क्लास में लेक्चर दूंगा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन पर बुक खोल दूंगा और बुक को लाइन बाय लाइन ओवरव्यू करवा दूंगा, रीड करवा दूंगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा, यार ये सर रीडिंग क्यों करा रहे हैं? बेटा ये सर रीडिंग इसलिए करा रहे होते हैं क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि बच्चे की विकेबलरी होती है कमजोर। सर हम कर लेंगे ना घर पे रीडिंग, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बेटा वो टेंशन पे रिजल्ट वाले दिन ही होगी, क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे नहीं है भाई। एंड में आएगा रिजल्ट खराब, और मैसेज पता है क्या आएगा? सर मैं तो सब पढ़ के गया था तो भी फेल हो गया। और कुछ तो ये भी लाते, बोले सर गोरे अपने से पैसा कमा रहे हैं, जानबूझ के फेल कर रहे यार, खुद पढ़ के नहीं गया, जानबूझ के फेल कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास एक जादू की छड़ी है, हम पोर्टल पर 1 मिनट में देख लेते हैं कि किसने कितनी क्लासें ली हुई हैं। तो ये जो फेल होते हैं ना, 1 मिनट में हम देख लेते हैं पीछे से कि हाँ, फिर हम उसका भरम रख लेते हैं, हाँ बेटा आपने पढ़ा था, चलो दोबारा पढ़ लो। नजर आ रहा है आधी क्लासें भी नहीं ली, फेल ही होगा ना, और क्या होगा? और बेटा ये कोई नेटफ्लिक्स का सीजन तो है नहीं कि एक बार सुन लिया खत्म। तो बेटा हर क्लास में कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ, बोलो, कॉन्सेप्ट के साथ रीडिंग। मैं क्लास में रीडिंग करा दूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने घर पर जाकर वापसी रीडिंग करनी। जितनी तुम्हारी रीडिंग अच्छी होगी, तुम्हारी विकेबलरी पक्की होगी, तुम पेपर में कभी भी नहीं फंसोगे। देखो एक बात तो मैं तुम्हें श्योर शॉट दे रहा हूं, तुम कुछ भी ना पढ़ो, सिर्फ मेरे लेक्चर सुन लो, तुम्हें पेपर में कॉन्सेप्ट का मसला ही नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक होगी, तुम पेपर में फंस जाओगे। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है सिर्फ लेक्चर सुन के चले आते, पेपर निकाल लेते। लेकिन बेटा ज्यादातर हमारा जो मैट्रिक इंटर का बैकग्राउंड है, उधर बच्चा इंग्लिश में मार खाता है। अच्छा एक मिनट, इंग्लिश में मार खाना कोई बुराई नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है ना भाई। उर्दू में दे दो पेपर, बेहतरीन कर देंगे पेपर। लेकिन बेटा हमारी मदर टंग नहीं इंग्लिश, इसलिए हमारी वीकनेस होती है। अब 2 ही हल होते हैं वीकनेस को लेकर। एक हल क्या होता है, या तो उसके साथ जिंदगी गुजारो और सारी जिंदगी ताने सुनो। आज से 2 साल पहले मैं ये था भालू, सब मोटा, वो बुरा लग रहा है भाई। मोटे लोगों की भी 2 थ्योरी होती है, या तो एक बार में जिंदगी में वो दिमाग बना लेते, बोल लेते क्या होता है,
बोलने दे यार, ऐसी तैसी यार, मोटा, हाँ मोटा हूं, जा भाग। और दूसरी थ्योरी क्या होती है, मेहनत करके पतले हो जाओ भाई। हमारा एक दोस्त तो मोटा, वो कहता है मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मैं वजन कम कर लूं या नए कपड़े ले लूं। तो मैं नए कपड़े ले लेता हूं। तो भाई कमजोरी कोई भी हो सकती है, अंग्रेजी कमजोर है, जान मारो यार, कोई इंपॉसिबल चीज है। ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी का कोर्स कर लो, बेटा बस बुक को थॉरोली पढ़ना है, जान मारनी है, पढ़ो बुक को, इसके पीछे पड़ जाओ, 5-5 बार पढ़ो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं भी मैट्रिक बैकग्राउंड से था। मैंने ये पेपर उस वक्त दिया था जब मेरी एज 16 साल थी, बहुत यंग था मैं आपसे, मैट्रिक बैकग्राउंड से था। लेकिन अच्छा, मेरा मामला ये था कि मैं एग्जाम किट्स करता ही नहीं था, लेकिन मैं बुक को पी लेता था, 5-5 6-6 बार पढ़ लेता था, इतनी बुक याद हुई भी हो ऐसी पढ़ी हुई होती थी, कभी पेपर फेल नहीं हुआ। ये बुक आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी पावर होनी चाहिए। डन हो गया। तो अच्छा, अब ये सर सोर्स क्या, ये कहां से हम पढ़ रहे हैं? बेटा ये एसीसी का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं स्टडी हब। सही। अच्छा आप सुनिएगा बेटा, देखो डिफरेंट सोर्सेज हैं। एक है बीपीपी। सर ये बीपीपी कौन है? अभी आप लोग सुनोगे एसीसी की दुनिया में। बेटा ये राइटर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइडर हैं। एक कंटेंट प्रोवाइडर है बीपीपी, एक कंटेंट प्रोवाइडर है कैप्लिन, एक कंटेंट प्रोवाइडर एसीसी खुद है, स्टडी हब। सर तो ये एग्जामिनर ने लिखा है? नहीं 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 बेटा, एग्जामिनर अलग है और ये लिखने वाली टीम ही अलग है। तो पहले तो ये नहीं समझना ये कर लिया तो पेपर इसी में से आ जाएगा। एसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता क्या है, इन्होंने कोर्स आउटलाइन बना दी। सुनिएगा बेटा, इन्होंने क्या बना दी, कोर्स आउटलाइन बना दी। उसी कोर्स आउटलाइन को देखकर बीपीपी ने भी किताब लिखी। अरे तुम लोग कैसे लोगों, बोलते ही नहीं हो। कैप्लिन ने भी लिखी, और एसीसी की अपनी एक टीम है स्टडी हब, उसने भी लिखी। सही। सर अब मैं तीनों में किसे किससे पढ़ लूं? अब मैं आपको बोलूं, किसी से भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइडर हैं, तीनों ही अच्छे कंटेंट प्रोवाइडर हैं। लेकिन अब क्योंकि एसीसी ने अपना खुद का कंटेंट इशू कर दिया है, तो एसीसी अब इससे बोलता है अप्रूव्ड कंटेंट। क्या बोलता है? और बाकियों को सिर्फ कंटेंट बोलता है। अच्छा आप सोचो, अगर आज मैं मिर्चा वाला में आपको अपने कोई नोट्स दूंगा, तो वो भी कंटेंट है, लेकिन वो अप्रूव्ड कंटेंट। कंटेंट क्या है? किसी ने भी कोर्स आउटलाइन को देखकर बना दिया। भाई आप लोग अपना ए लेवल्स करते हो, मैट्रिक इंटर करते हो, तो टीचर अपने नोट्स देता है? अबे बोलो, देता है ना? क्या वो कंटेंट होता है या अप्रूव्ड कंटेंट होता है? वो कंटेंट होता है। एसीसी स्टडी हब इज द अप्रूव्ड कंटेंट, जो एसीसी का अपना मटेरियल, और इन्होंने इस पर क्या लगा दिया, एक मोहर लगा दी कि ये हमारा अप्रूव्ड कंटेंट है। तो इससे पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। अच्छा अब इस कंटेंट में एक छोटा सा मसला, वो मसला ये कि इसका प्रिंट आउट मैं आपको नहीं दे सकता, वरना इसी से कर देगा कॉपीराइट का केस और मुझे कर देगा बाहर। अच्छा भाई एक बात, पहले एक चीज क्लियर कर दूं भाई, इधर तमाम लोग सुन लें। बेटा ये एसीसी है, जिंदगी में कभी भी कंटेंट को लेकर मस्ती मत करना, वरना ये तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हें पहले एसीसी से निकालेगा बाहर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट को तुम्हारा नाम करेगा रिपोर्ट, तुम जिंदगी में कभी भी कोई चार्टेड अकाउंटेंसी नहीं कर सकोगे, और इनका जो मैगजीन है उसमें तुम्हारी शक्ल के साथ तुम्हें पब्लिश करेगा, ताकि कभी भी कोई अच्छा इदारा तुम्हें नौकरी पे भी ना रखे। तो एक काम कभी जिंदगी में मत करना, वो क्या है, कंटेंट की मजाक मस्ती मत करना। भाई इसके स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ्स बांटना शुरू कर दूं, फंस जाओगे। तुम्हारा अपना माई एसीसी अकाउंट बनेगा, उसके ऊपर ये कंटेंट लगा हुआ होगा। हाँ एसीसी ने इतना बच्चे को परमिट किया है कि वो अपने खुद के लिए प्रिंट आउट निकाल सकता है, लेकिन दैट शुड नॉट बी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि प्रिंट निकाल के नीचे फोटोकॉपियर को दे दिया, बोला दादा बांट सबको, ये मत करना बेटा, मैं पहले बोल रहा हूं। ये क्या है, एसीसी है, और ये कॉपीराइट को लेकर बहुत सीरियस हैं। ये भी मजाक मस्ती होती है कि वो जो पेपर देने जाते तो एमसीक्यूज आते हैं, उधर से एक आध एमसीक्यू याद करके आगे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दिया। उनका एग्जामिनिंग कंटेंट, उनका कॉपीराइट है। अगर तुम लोकेट हो गए वो क्वेश्चन से, यू आर डन, डन, खत्म खत्म, बाकी मजाक वो करते ही नहीं है। डर का बिजनेस है ना, डर बहुत है, उसी वक्त वो तुम्हें फारिग कर देंगे, और तुम्हें फारिग करके इतना मारेंगे कि तुम्हें मिसाल बना देंगे। और आखिरी में अभी रिसेंटली एक बच्चे पर केस हुआ था, बॉडी से उड़ाया, पेपर कैंसिल किए, फेडरेशन को रिपोर्ट किया, आखिरी बचा यहां आकर कोर्ट में केस कर दिया उसके अगेंस्ट। इतना बड़ा मामला कर देते ताकि
वो उस एक को पकड़ के एग्जाम्पल सेट कर देंगे, यानी तुम एग्जाम्पल ना बन जाओ। तो एक चीज पे बेटा कभी भी गलती मत करना, और वो क्या है, कॉपीराइट। क्योंकि होता क्या है, अभी तुम लोग आए हो तो अपने पाकिस्तानी बच्चे जहां व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है उसमें घुस रहे हैं, उधर फ्री कंटेंट, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये मिल गया, ये फ्री मिल गया। और अगर उन्होंने तुम्हें लोकेट कर लिया बेटा, तुम्हारा मामला खराब हो जाएगा। तो प्लीज खुदा के लिए ऐसी किसी भी एक्टिविटी से दूर रहना। एक 2 नंबर के सवाल के लिए अपनी पूरी कैरियर और क्वालिफिकेशन को प्रॉब्लम में मत डालना। तो ये पूरा कंटेंट तुम्हारे माई ईसीसी अकाउंट पर अवेलेबल होगा वंस यू गेट रजिस्टर्ड फॉर ईसीसीए। सही है। अच्छा, जब आप रजिस्टर हो जाते हो, आपके पास ये कंटेंट आ गया, फोन पर एक्सेसिबल होगा। आप अपने लिए प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो निकलवा सकते हो, लेकिन पीडीएफ्स को प्लीज सर्कुलेट नहीं करना। वो लोग बच्चे को लोकेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इस पेज पर तुम्हारी रजिस्ट्रेशन आईडी लिखी होगी, वो तुम्हें लोकेट कर लेंगे। डन हो गया भाई। अच्छा, अब बेटा अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो हमारे पास इस कोर्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं बेटा? करीब 31 चैप्टर्स हैं। 31 चैप्टर का मतलब अगर एक हफ्ते में एक चैप्टर भी करूं ना, एक हफ्ते में 5 क्लासें लेंगे तो भी हो गए माशाल्लाह कितने वीक बेटा? 31 वीक्स हो गए। 31 वीक्स को 4 से डिवाइड कर लें तो बेटा ये करीब, मैथ्स भी खराब है बेटा, मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 7-8 महीने बन जाएंगे। सही है। तो बेटा अब 8 महीने के करीब बनेगा। तो सर 8 महीने तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा टाइम हम एक पेपर पर कैसे लगाएंगे? तो बेटा जैसे मैंने कहा कि जो बच्चे तो ये रिकॉर्डेड कोर्स ले रहे हैं वो तो एक स्पीड में चलाते हैं कि वो रोज की 5-5 घंटे क्लास ले लेते हैं। कोई देखो, क्लास में आने का मकसद क्या है? ये लेक्चर सुनना। ये लेक्चर आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हो। क्वेरी आप व्हाट्सएप में डायरेक्ट डील करता हूं, आप मुझे भेजो। सही। लेकिन जो बच्चे कराची में, उनको मैं क्या मशवरा देता हूं, भाई कुछ चैप्टर फिजिकल कर लो और कुछ चैप्टर रिकॉर्डेड कर लो, मिक्स एंड मैच करके चलाओ। कोशिश करो 3-4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लो। जो रिकॉर्डेड वाले हैं वो तो 30-40 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। सही। अब 31 चैप्टर्स हैं, डिवाइड कैसे हुए में? डिवाइडेड इन 3 प्राइमरी सेक्शंस। बेटा 3 प्राइमरी सेक्शन क्या है कोर्स के बेटा? तो मैंने आपको कहा कि एक सेक्शन हमारे पास हो गया ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा बेटा, हर सेक्शन ऐसा है जब वो पढ़ रहे होगे ना तो बिल्कुल ही अलग तरह की डिबेट हो रही होगी, यानी अलग तरह की दुनिया होगी। एचआर के अंदर क्या होगा? मोटिवेशन क्या होती है? अच्छा ऐसी अगर पूछ लूं आप लोगों से, मोटिवेशन होती क्या है? यार अब जवाब दे दो भाई, मोटिवेशन क्या होती? गोल सेट करना मोटिवेशन है। अच्छा भाई, गोल टू वर्क हार्ड, जो हमें पुश दे, ऐसा ही कुछ मोटिवेशन। अपनी नीड्स को इस तरह से फुलफिल करना कि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। एग्रीड। और सोशल और फाइनेंशियल नीड को ऐसे मीट करना कि वो मोस्ट इफेक्टिव हो। डन। जी भाई, जी 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 हजरात, काम करने की विल, अपने सोए हुए इंसान को जगाना, ड्राइविंग फोर्स। भाई जो पीछे बैठे हैं बेटा, तुम लोग भी कुछ कुछ बोल दिया करो यार। इंसान जगाना। ना बेटा, अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं ना, मोटिवेशन क्या है? चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में बदलाव आना। किस में बदलाव आना? अच्छा अब एक खास बात सुनना, ये बिहेवियर का बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है तो हम बोलेंगे मोटिवेट हो गया, और नेगेटिव हो गया तो बोला डिमोटिवेट हो गया। किसमें बदलाव आना? बिहेवियर। सुनना, बड़ी छोटी सी बात करता हूं, वैसे तो ये पूरे पूरे चैप्टर है, आज से वैसे ही थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूं ताकि थोड़ा दिल लगे इस कोर्स में। बिहेवियर में चेंज आना। पहले सोता रहता था, अब काम करने लग गया। पहले एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, अब एक्सरसाइज करने लग गया। पहले पढ़ नहीं रहा था, अब पढ़ने लग गया। है भाई, किसी भी तरह से बिहेवियर का चेंज, किसी भी तरह से बिहेवियर का चेंज। अब सवाल, बिहेवियर में चेंज आएगा क्यों? ये भी एक मसला है। बिहेवियर में चेंज, बिहेवियर में चेंज आने का एक बटन है। बिहेवियर, ये मेरा बिहेवियर है फिजिकल। इस बिहेवियर में चेंज आने का एक बटन है, और वो बटन पता है क्या है? जरूरत, नीड। क्या बोला? मोटिवेशन क्या है? बिहेवियर का चेंज। बिहेवियर के चेंज के पीछे एक बटन लगा हुआ है,
दबाओ उसे, नीड चेंज, नीड खत्म, सो गए। दोबारा बिहेवियर में चेंज लाना है, बटन दबाना है, नीड ओ एक्टिव हो जाएगा बिल्कुल, और नीड खत्म, गया डेट। अब ये नीड क्या होती है, ये भी एक मसला है। कभी नीड पैसा है, कभी नीड स्टेटस है, कभी नीड लव एंड सोशल नीड है। और भाई किसी को पटाना होता है तो मेहनत करते हैं ना, करते हैं ना, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। अगर ये वाली नीड तुम्हारी वीक हुई है तो तुम्हें टेस्ट कराना है। लव एंड सोशल नीड इंसान की यार अशरफुल मखलूकात है। जैसे भूख जरूरत है, स्टेटस पैसा, ऐसे लव सोशल नीड जरूरत है इंसान। ये नीड इंसान को मोटिवेट करती है। बोलो बेटा, जब तक जरूरत नहीं होगी बिहेवियर में चेंज थोड़ी आएगा। अब एक बात बताऊं, एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है उसने उवैस मिर्चावाला का लेक्चर थोड़ी लिया होता, लेकिन वो भी मोटिवेशन की थ्योरी को शो करता है। इज्जत से खेल रहा होता है, मजाक मस्ती कर रहा होता है, कितना इज्जतदार प्यारा सा बच्चा है। एकदम भूख लगती है तो चेहरा बदलना शुरू होता है, भूख लगती है तो वो अपनी असलियत पे आना शुरू होता है। फिर जो रोना धोना, नीड क्या थी, भूख, बिहेवियर में चेंज आ गया, आया, ये है मोटिवेशन। बेटा जिंदगी में जब तक ये भूख नहीं होगी, नीड नहीं होगी, किस चीज की नीड, कोई ना कोई ऐसी चीज जो मुझे सुबह पुश कर रही है। तो किसी ने कहा ओवैस मिर्चा वाला कितना पैसा कमाएगा, अभी कौन सी नीड है जो सुबह उठ के आ गया और पैसा बनाने। तो सिर्फ पैसा ही नीड नहीं है, सिर्फ पैसा ही, भाई आपकी एक सेल्फ एस्टीम भी एक नीड होती है। एक सेल्फ एस्टीम, ये ओवैस का फखर है कि अभी मैं सबसे बड़ा टीचर हूं, है भाई। ये सोच के कि कोई बड़ा टीचर और आ जाएगा, कोई बच्चा मेरी बुराई कर देगा, खाली ये ख्याल मेरे दिमाग में आ जाए ना, या कभी अगर किसी को मेरी नींद उड़ानी हो, खाली बोल दे यार वो बच्चा तुम्हारी बुराई कर रहा था। यार कहने को कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं, एक क्वार्टर में 2,500 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 3-3 महीने में इतना बच्चा पढ़ा रहे हैं यार, 3 साल में 10-10 हजार बच्चा एक एक टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन कोई बोल देना उस बच्चे ने बुराई कर दी, गई नींद, टेंशन दिमाग में चढ़ जाएगी, और इसने बुराई कर दी। कहने को चलो इसको फीस रिफंड कर दो, जान छोड़ाओ उससे। भाई एक बात सोचना, अगर मैं 2,500 बच्चे पढ़ा रहा हूं तो उसमें सब मुझसे सेटिस्फाइड होंगे। कोई तो भी इस क्लास में बैठ के बोल रहा होगा भाई क्या पागल टीचर है यार। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है यार, इसको कोई बुराई नहीं है। लेकिन बेटा एक सेल्फ एस्टीम ऐसी है, अगर कोई बोल देना यार आज क्लास में मजा नहीं आया, आप यकीन करो आज इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मूड खराब हो जाएगा, खत्म। यार कैसे इसने बोल दिया यार, क्या यार समझ नहीं आया यार, मुझे पढ़ाना नहीं आता क्या। गेम समझ रहे हो, ये एक नीड है। बेटा आज शाहरुख खान क्यों एक्टिंग करता है भाई, पैसों के लिए। भाई किंग खान है यार, ये उसका स्टेटस है, ये सोचकर उसे डर लगता होगा कि कोई और किंग बनेगा। अभी मैं किंग हूं यार, खत्म हो गई बात। वो स्टेटस भी तो मैटर करता है। तो बेटा नीड जिंदगी के हर फेज में अलग अलग है। कभी नीड क्या है, अरे बोलो यार, पैसे। कभी नीड क्या है, स्टेटस। कभी नीड क्या है, सोशल नीड। वो नीड होगी तो मोटिवेशन होगी, और अगर मोटिवेशन नहीं है तो आपकी तरह लाशें हैं, आपकी तरह लाशें। भाई आपको पता है अक्सर हमारे दोस्त कहते बोला भाई तुम लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया। आपको तो एक चीज होती है मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होती है कि एक बंदे ने यंग एज में सब कुछ कमा लिया है भी, तो फिर आपको एक फेज के बाद लगता है बोला अब यार मैं और क्या करूं, और मिड लाइफ समझ ही नहीं आ रहा, नीड सारी पूरी हो गई। जो सईद अनवर क्रिकेटर था पाकिस्तान टीम का, तो कहता है बोला मैंने यंग एज में वो अचीव कर लिया जो लोग बुढ़ापे में भी नहीं कर सकते। तो बोला फिर मुझे जिंदगी के एक फेज में जाकर ये लगा कि शायद खत्म, क्या करें, सुसाइड कर लें, मर जाएं, या जिस चीज के पीछे हम भाग रहे थे वो गलत थी। बेटा यू नीड सम एंकर इन लाइफ। एंकर क्या होता है, जो शिप को रोकता है। अगर एंकर नहीं होगा लाइफ में, वो नीड नहीं होगी, तो मोटिवेशन नहीं होगी। तो बेटा ये सब पढ़ोगे, और ये मैंने पहले कहा ना, ये सिर्फ पेपर पास करने के लिए थोड़ी पढ़ाया जा रहा, ये तुम्हारी जिंदगी पर। और अब एक बात सुनो, क्या मैं तुम लोग को क्लर्क या पियून बना रहा हूं,
ओ भाई मैं तुम्हें मैनेजर बना रहा हूं, डायरेक्टर बना रहा हूं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बना रहा हूं, समझो तो बात। तुम चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हो यार, तुम्हारे कंधे पर सोसाइटी की जिम्मेदारी होगी। तो बेटा मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें अपने आप को भी मोटिवेट करना है और अपने से नीचे वालों को भी मोटिवेट करना है। नहीं समझ आई बात? बच्चे हमें कहते हैं कि सर हमारे माँ बाप का कारोबार है, हम उधर जाकर क्या करेंगे, हमें तो अपना कुछ करना है भाई, बाप के कारोबार में नहीं जाना। ओ भाई, बाप के कारोबार में जाओ, उसे नेक्स्ट लेवल लेकर जाओ। तुम चार्टेड अकाउंटेंट हो यार, तुम उसको कहां ले जाओगे? लोगों को मोटिवेट करोगे, विजन दोगे, पर्पस दोगे। बेटा क्या ये पूरा मिर्चा वाला अकेला ओवैस चला रहा है? नहीं नहीं। आज गूगल पर जाना, चेक कर लेना, जाके गूगल पे लिखना ATX बेस्ट टीचर, ऊपर गूगल की सजेशन में मेरा नाम आता होगा। तो ये सिर्फ अकेले ओवैस की मेहनत नहीं है भाई, ये अकेले ओवैस की मेहनत, ये टीम काम कर रही है। लेकिन ये टीम, अब एक मिनट, इसमें मेजर पैसा तो ओवैस कमा रहा है, ये टीम कैसे मोटिवेटेड है? बेटा इसके पास कोई विजन होगा, कोई पर्पस होगा, उसको चार्जिंग मिली हुई है ना। अगर विजन पर्पस नहीं होगा तो इट्स डन। तो ये सब तुम सीखोगे HR में, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेन कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? फिर इसके बाद एक हमारे पास सेक्शन आएगा जिसमें हम कॉर्पोरेट इश्यूज पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे बेटा? यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉर्पोरेट इश्यूज। बेटा इसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सुनना मेरी बात, कि एक बड़ा इदारा बनता कैसे। सुनना एक बात, क्या मिर्चा वाला आपके ख्याल में आज के दिन एक सस्टेनेबल इदारा है? सस्टेनेबल माने जो चलता रहे, यस और नो? यस और नो? नो 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 नो, इट्स नॉट सस्टेनेबल। व्हाई? यहां कौन खड़ा है? ओवैस मिर्चा वाला। फिर कौन खड़ा हो जाता है? मुस्तफा मिर्चा वाला। फिर कौन खड़ा हो जाता है? अहमद शफी। फिर कौन खड़ा हो जाता है? सुभान मिर्चा वाला। चारों ही पार्टनर्स मेजर रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, और भी टीचर्स हैं, लेकिन वो अभी टोटल रेवेन्यू का इतना बड़ा शेयर। भाई हम लोग 15-15 साल की इनिंग खेल चुके, ये 3 लोग तो मेरे भी टीचर हैं, तो सोचो ये तो और लंबी इनिंग खेल चुके हैं। 2 मैसेज दे दिए कि मैं यंग हूं, वो बुढ़े हैं। बेटा अब एक बात समझो ना, एक लेवल के बाद एज भी तो एक फैक्टर है। तो अब सस्टेनेबल गवर्नेंस सिस्टम, वो निजाम कैसे बनेगा जो इदारा आपके मरने के बाद भी चलता रहे? क्या इंसान मर सकता है? कितनी देर में, कितनी देर में ये इंसान खड़ा मर जाता है? कराची जैसा शहर है, कोई मोबाइल छीनने आता है, मोबाइल पे गोली मार के मार देता है, ये नहीं सोचता कि 2,500 बच्चे उस पर आसरा करके बैठे थे कि पेपर पास कराएगा। सोचो ना यार। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, आज से कोई 10-12 साल पुरानी बात है, जब ये ऑनलाइन था ही नहीं। अब तो ऑनलाइन है ना, रिकॉर्डेड हो, वैसे मर भी गया तो भी तुम पढ़ ही लोगे। अहमद शफी साहब, आखिरी महीना था, बच्चे के क्रैश कोर्स थे, आखिरी महीना। अच्छा बच्चे क्रैश कोर्स के आसरे फीस भरते थे, एग्जाम फीस, और अहमद भाई को आखिरी महीने में मलेरिया हो गया। ओ भाई उस बेचारे को 103-104 बुखार चढ़ा हुआ है। अब बच्चे कह रहे हैं सर क्लास तो लो, कह रहे हैं मैं कैसे लूं, 3 डिग्री मर जाऊंगा मैं। अब फंस गए। क्यों फंस गए? वो एक मच्छर की गलती की वजह से कितने बच्चे का एग्जाम एट स्टेक आ गया। रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, तुम्हें नहीं समझ आ रही बात। बेटा बड़े बड़े इदारे, सेठ मरा कारोबार बंद, सेठ मरा कारोबार बंद। बड़े बड़े कारोबार, चलो 1 मिनट, हम मरे नहीं, हमारे बाद कल हमारे बच्चे कारोबार चलाएंगे। बेटा हम तो 4 लोग अपने एक दूसरे के दोस्त हैं, क्या हमारे बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त होंगे? नहीं ना भाई। जस्ट थिंक अबाउट इट, वेयर इज दैट गवर्नेंस, दैट सिस्टम, दैट लीडरशिप? बेटा हमारे यहां आज सबसे बड़ा मसला, कारोबार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास ट्रांसफर ही नहीं होता। और अपने यहां एक अजीब थ्योरी है, बाप मरा ना, कारोबार का बंटवारा कर दो, बच्चों में बांट दो। अबे भाई एक बात सोचो, तभी तो अपने मुल्क से MNCs नहीं बनती, मल्टीनेशनल नहीं बनती। बाप ने कारोबार को इतना बड़ा किया ना कि बच्चे इसको ये करते, क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना देते। अबे
क्या बोलूं मैं, ये तो तुमने उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दिया। इसको ही लेकर वो आगे बढ़ते तो एक बाप के 4 बच्चे इसको ये कर देते। ये 4 बच्चों ने इसको ये करने के बजाय क्या कर दिया, ये कर दिया। एक की ये दुकान, एक की ये दुकान, एक की ये दुकान, एक की ये दुकान। ये कभी वॉलमार्ट बनेंगे? ये मार्ट बनेंगे, वॉल नहीं बनेंगे। खत्म ना यार। बेटा आप एक बात सोचो, मैं आप फॉरेन इदारे उठाओ बेटा, 20-20 जनरेशन से इदारे चल रहे हैं, 20-20 जनरेशन। निजाम ऐसा बनाया होता है। आज मिर्चा वाला ऐसे चले कि कल वैस मर जाए, इदारे को कोई तकलीफ ना हो, तो मैं क्या बोलूंगा? ये है सस्टेनेबिलिटी, ये है गवर्नेंस यार। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के फैमिली बिजनेसेस हैं? हाथ उठाएं। कितने लोगों के फैमिली बिजनेसेस में गवर्नेंस प्रॉपर है? फ्यू, 4-5। ऐसी गवर्नेंस कि सेठ हो ना हो इदारा चले, सेठ के बच्चे आ जाए, कल इदारा बिक सके। जिस दिन ये निजाम आ गया तो मैं बोलूंगा हाँ यार तुमने इदारा सस्टेनेबल बना दिया। बेटा आज सोचो ना, हमने इस मिर्चा वाला को 60 मुल्कों तक पहुंचा दिया, तो कल हमारे बच्चों को तो इसे 180 पूरे मुल्कों में पहुंचा देना चाहिए। और कितना बड़ा इंपैक्ट, कितना बड़ा फुटप्रिंट हो जाए इसका। लेकिन वो तभी होगा जब हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ऑडिट, अकाउंट्स। माइंड ब्लोइंग डिस्कशन होगी, यकीन करो। किसी ने इसको सीख लिया ना, वो इदारा पहले दिन से ऐसा बनाएगा जो सस्टेनेबल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एप्पल कंपनी के अंदर जो इसका ओनर फाउंडर था, जब तो मर गया स्टीव जॉब्स, एक जमाने में उसे इदारे से हटा दिया गया था, बोर्ड से। अब कितना बुरा लगता है यार, फाउंडर को निकाल दिया यार। हाँ फाउंडर को निकाल दो अगर वो इदारे के लिए खतरा है तो। क्या बोला मैंने? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है? इदारा, ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा चाहे फिर वो पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या बोला? चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो कि एक लीडर जेल जाता है पूरी पार्टी गिर जाती है, एक लीडर लंदन में फंस जाता है पूरी पार्टी गिर जाती है। बैड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। चाहे वो कोई घर हो, बेटा हमने कोविड में अपनी आंखों से देखा है, बाप मरा बच्चों से घर ही नहीं चल रहा। क्योंकि बाप सारा दिन बच्चों को क्या, बेटा आप तो छोटे हो भी, आप क्या काम, उसको यही नहीं पता कि बाप हफ्ते का गोश्त और सब कहां से लाता था, बिजनेस कैसे चलता था, किससे कितना लेना था, किसको कितना देना था। मेरी आंखों के सामने हमारा एक प्रिंटिंग का बिजनेस भी है मेरा, तो हम एक वेंडर से पेपर लेते थे यार, पाकिस्तान का बड़ा वेंडर था पेपर का। दुकान में लूटने आए, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कैश पड़ा था। वो बेटे से वो दराज से भूख भरी हो गई थी कैश निकालने में, उसने डिले करी, बाप बेटे दोनों को गोली मार दी जो कारोबार चला रहे थे। अब क्या हुआ पता ही नहीं है बाकी फैमिली मेंबर्स को कि किसकी उधारी थी। यानी मुझे याद है हमारे अपने उनको कोई, हमें उन्हें पैसे देने थे 20-25 लाख, चुपचाप हम उसके 20-25 लाख रख के बैठ जाते, किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों? जिसको पता था तो मर गए, खत्म हो गई बात। यार क्या खूबसूरत गवर्नेंस है कि बाप बेटा मरा, खत्म कारोबार। इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स, बाप बाथरूम में स्लिप होके मर गया, बच्चे और सरकारी इदारे ढूंढ ढूंढ के थक गए, फ्रॉड अंदर क्या हो रहा था, फ्रॉड ही नहीं मिला, क्योंकि उनसे बाद में इदारा ही नहीं चल रहा था, बाद में पता चला बाप कोई फ्रॉड कर रहा था, वो ढूंढ ही नहीं सके कि गेम क्या चल रही थी। बैड गवर्नेंस तो ऐसी है फिर। तो इस पर बात होगी, कॉर्पोरेट इश्यूज पे वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और फिर एक जो हमारी डिस्कशन होगी बेटा, वो किस पर होगी? इकोनॉमिक्स पर। यार ये तो फेवरेट है मेरा, फेवरेट। और जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल डेवलपिंग कंट्री वाले लोग हैं भाई, उनको तो इसे गौर से सुनना है। डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी। और एक मिनट भाई, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, बातों को असली जिंदगी से जोड़ा जाएगा। मैं बार बार एक बात कहूंगा कि तुम लोगों ने माजी में जो पढ़ा, ऐसा नहीं कि वो टीचर बुरे थे, टीचर बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम उस वक्त छोटे थे। समझो जब तुम एक टॉपिक ओ लेवल या मैट्रिक लेवल पर पढ़ते हो तो तुम उसे रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन वही टॉपिक जब तुम ए लेवल्स में पढ़ रहे थे, फिर जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें लाइफ में उसकी क्या नजर आएगी, तुम्हें समझेगा भाई यार ये ऐसे चल रहा है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, इसका ये इंपैक्ट है। तो ये सब बातें होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही है भाई। तो बेटा आप कल जब क्लास के लिए आ रहे होंगे और किसी ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हो, क्या बोलना है? मिर्चा वाला जा रहे हैं। बोला तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं ई वाई का पार्टनर हूं?
यूनिलीवर का सीएफओ हूं, टोयोटा का फाइनेंस डायरेक्टर हूं। तो बोले कहां है वो? बोला मीट मी आफ्टर 10 years। बेटा जब तक विजन की क्लैरिटी नहीं होगी काम, और ये सब्जेक्ट ही है बेटा अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेरी पूरी कोशिश होगी बेटा कि मैं आप लोगों को ये बेस्ट पॉसिबल एफर्ट के साथ पढ़ाऊं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक बात आपको बताऊं बेटा, आप लोगों से एनर्जी मिलेगी। आप लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना इन्वॉल्व होगे, इवन जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं बेटा, रिकॉर्डेड से लेते, कोशिश करें फीडबैक दिया करें। फीडबैक क्या होता है? लेक्चर लिया, मजा आया, बोला सर क्या ऑसम लेक्चर था। इससे क्या होगा? इससे टीचर को पता चलेगा हाँ भाई मैं सही पढ़ा रहा हूं। और किसी दिन लगे कि यार सर ने आज सही नहीं पढ़ाया, तो क्या बोलना है? बोला सर बहुत घटिया लेक्चर था। नो बेटा अब ये भी सीख लो, ये भी इधर पढ़ाया जाएगा, अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। देखो दुनिया में सुनना एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव असल में कुछ नहीं है, इसकी जगह होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सुनना, यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये क्या है? खुशी हुई। यार तुम बहुत घटिया लग रहे हो, बुरा लगा। इसी की जगह मैं क्या बोल दूं? यार तुम वैसे तो बहुत अच्छे लग, बोला बोला तुम यार बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बेहतरीन ड्रेसिंग करी यार तुमने, तुम इतने बेहतरीन इंसान हो यार, लेकिन बस अगर तुम चश्मा थोड़ा अच्छा पहन लेते बहुत औसम लगते, लेकिन अभी भी लग अच्छे रहे हो यार, यार वेरी गुड की बेटा। इससे क्या हुआ? दिल भी बढ़ा और मशवरा भी पहुंचा। बेटा जिंदगी में अपने अल्फाजों की सिलेक्शन पर प्लीज काम करें बेटा। मैं आज की जनरेशन में चीज बहुत ज्यादा फाउंड करता हूं कि आप लोग बेटा अपनी कम्युनिकेशन पर काम नहीं कर रहे, अपने अल्फाजों की सिलेक्शन बेटा। चाहे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो बेटा, आज हम टीवी पर भी देख रहे हैं बेटा, लोग गलत अल्फाज यूज कर लेते हैं बेटा। पिक द राइट वर्ड्स, सही लफ्ज का इस्तेमाल जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, आपका अच्छा मैसेज एक बुरा मैसेज बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? किसी की तारीफ कर रहे होगे उसे लगेगा तंज मार रहे हो, किसी को मशवरा दे रहे होगे उसे लगेगा उसकी बुराई कर रहे हो। ओके सो ये सब इसमें सीखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। अब आप लोगों ने करना ये बेटा, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग एसीसी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो अपनी इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं, ताकि आपका माई एसीसी अकाउंट बने। माई एसीसी अकाउंट बनेगा तो आपके पास स्टडी हब का एक्सेस आएगा। सर मुझे इनके स्क्रीनशॉट्स आप दे सकते हैं? नहीं बेटा मैं नहीं दे सकता बेटा। तो आप लोगों को अपनी ईसीसी की रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कराएं, माई ईसीसी अकाउंट का एक्सेस लें और पढ़ना शुरू करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो बच्चे कैंपस आकर पढ़ रहे हैं उन्होंने भी मोटिवेशन के साथ पढ़ना है, जो ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे हैं उन्होंने भी, और तीसरी कैटेगरी जो रिकॉर्डेड ले रही है बेटा उन्हें तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहना है बेटा। कोशिश करें दिन के 4-5 लेक्चर्स लें जो रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं, 5 आवर्स अ डे लाजमी पढ़ें। कोई भी क्वेरी हो, मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है बेटा 009235809983 1। बेटा ये मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे हमेशा मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हमेशा जवाब दे सकता हूं। आप मुझे मैसेज करोगे, आपको विद इन 24 आवर्स में लाजमी रिप्लाई करूंगा। सही है बेटा? कभी कभार क्लासेस में होते हैं, तो देखो अभी मैं क्लास में हूं तो मैं मोबाइल नहीं चला सका बेटा। कभी कभार पर्सनल जिंदगी है, इत्तेफाक से इंसान भी है हम लोग, तो फैमिली होती है, पर्सनल लाइफ होती है, तो कभी कभार रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको हमेशा जवाब जरूर मिलेगा। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेरी हो, पर्सनल प्रोफेशनल, आप हमेशा हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। डन हो गया भाई? कोई सवाल? डन है? चलें बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।